बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं किसकी, आज मानव जनन चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है, इस अध्याय में हमने नर जनन तंत्र पढ़ लिया, मादा जनन तंत्र पढ़ लिया, युग्मक जनन देख लिया यानी शुक्र जनन देख लिया, अंड जनन देख लिया। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में हमारे प्रश्न बनते हैं और नीट में भी बनते हैं। ठीक है, तो बेटा जी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, आर्तव चक्र। ठीक है, क्विज लेकर आऊंगा इस बार। आज जो क्विज आएंगे उसमें कई सारे प्रश्न होंगे और लास्ट में दूंगा मैं आपको होमवर्क। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं क्या बेटा जी, आर्तव चक्र। आइए स्टार्ट करते हैं, किसकी बात करते हैं, आर्तव चक्र की। इस तरीके से क्या होता है, आर्तव चक्र होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ना कई सारी चीजें यहाँ पर दिखा रखी हैं। अभी मैं समझाऊंगा, समझ में नहीं आएंगी, एक एक करके हम चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर एक गोलाकार आकृति में भी एक चीज दिखा रखी है। ठीक है, इसको भी मैं बाद में समझाऊंगा। आप बोलेंगे फिर सर लाते क्यों हो, बताने के लिए कि जब मैं कोई चीज समझा देता हूं, समझाने के बाद फिर उसको डायग्राम से बताना भी तो पड़ता है ना, एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले डायग्राम दिखा दिया, इस तरीके से आर्तव चक्र। अब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आर्तव चक्र के बारे में। आइए एक एक करके बिंदु पढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु बेटा जी, आर्तव चक्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, आर्तव चक्र का एक दूसरा नाम होता है क्या, माहवारी। इसको एक और नाम देते हैं क्या, माहवारी, या इसका एक और नाम होता है रजो धर्म चक्र। याद रखना। तो कई सारे इस तरीके से नाम है किसके, आर्तव चक्र के। या तो माहवारी चक्र बोल दीजिए, या सिंपल माहवारी बोल दीजिए, या रजो धर्म चक्र बोल दीजिए। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चले पढ़े, एक एक करके बिंदु पढ़ते हैं। सबसे पहला, ये चक्र जो है ये किस में मिलता है, तो सबसे पहला बिंदु आपने याद रखना है, ये स्तनधारियों में। यानी स्तनधारी का मतलब तो समझ में आता है ना, जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, यानी मैमल्स, स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी मादाओं में। किसमें मिलता है, स्तनधारी मादाओं में। क्या है, एक प्रकार का लैंगिक चक्र है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। हालांकि ये टॉपिक डिफिकल्ट होता है, लेकिन आराम से तसल्ली से समझेंगे। तो किसमें मिल रहा है, स्तनधारी मादाओं में, फीमेल्स में, जो मैमल्स होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं। ठीक है, उनमें मिलता है एक प्रकार का लैंगिक चक्र, जिसको हमने क्या बोला है, क्या बेटा जी, आर्तव चक्र। सिंपल। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना बेटा, ये चक्र कब स्टार्ट होता है, ये प्रारंभ कब होता है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये कब चक्र स्टार्ट होता है, जब एक लड़की, जैसे अब मनुष्यों की हम बात करते हैं, एक मादा मनुष्यों में अगर हम बात करें तो कब स्टार्ट होता है, जब यौवन प्राप्ति होती है। क्या होती है बेटा जी, यौवन प्राप्ति होती है, तब ये प्रारंभ होता है। ठीक है, यौवन प्राप्ति को इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, तो जब प्यूबर्टी आती है, यौवन प्राप्ति होती है, तो उस समय ये स्टार्ट होता है क्या, आर्तव चक्र। तो ये सिंपल से दो बिंदु थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या, कि स्तनधारी मादाओं में मिल रहा है, चलो जी। कब स्टार्ट हो रहा है, जब यौवन प्राप्ति होती है। ठीक है, अब क्या होएगा, ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना। इस चक्र के बारे में आगे बढ़ने से पहले, पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले और पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये चक्र कितने दिनों का होता है। ठीक है, तो एक सामान्य रूप से अगर हम देखें, एक सामान्य मादा मनुष्यों में, सामान्य मादा मनुष्यों की बात कर रहे हैं अभी यहां पर, बाकी स्तनधारियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, हमारी बात कर रहे हैं यानी मनुष्यों की। ये चक्र जो होता है ये लगभग 28 से 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन का होता है। कौन बेटा जी, ये आर्तव चक्र। ठीक है, अब ये सिंपल से 3 बिंदु थे। अब हम बात करने वाले हैं इस चक्र के बारे में। तो ये हमने सिंपल से 3 बिंदु पढ़े हैं, याद हो जाएंगे, लिख लेंगे इनको। क्या, आर्तव चक्र, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल, या माहवारी, या इसको हम रजोधर्म चक्र भी बोलते हैं।
हमने पहला बिंदु पढ़ा साहब, किस में मिल रहा है? ये स्तनधारी मादाओं में मिल रहा है। क्या है? एक प्रकार का लैंगिक चक्र है। ये कब स्टार्ट होता है? जब यौवन प्राप्ति होती है। ठीक है, सामान्य मादा मनुष्यों में कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन का होता है। एक और बिंदु यहां पर आगे बढ़ने से पहले, एक और बिंदु जो इसी बिंदु से संबंधित है दूसरे से। जब ये प्रारंभ होता है ना, जैसे ही एक लड़की, ध्यान से सुनना, एक लड़की में यौवन प्राप्ति होती है, यानी एक लड़की में यौवन प्राप्ति कब होती है? 10 से 12 वर्ष की आयु में, पता है ना आपको? ठीक है, तो उसमें जब ये स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो पहला सर्वप्रथम आर्तव चक्र जब होता है, सर्वप्रथम आर्तव चक्र जब एक लड़की में स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस चक्र को हम क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। याद रखना, क्या बोलते हैं बेटा जी? रजो दर्शन, इंग्लिश में बोलते हैं मिनार्च। या मिनार्की भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो मिनार्की या मिनार्च या रजोदर्शन क्या था? सर्वप्रथम जब सबसे पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब आर्तव चक्र होता है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। यानी रजो धर्म चक्र ने दर्शन दिए हैं किसमें? एक लड़की में, इसलिए क्या बोला? रजो दर्शन। सिंपल। अब हम बात करते हैं कि ये चक्र जो है, जो 28 से 29 दिन का था, ये कितनी अवस्थाओं से बना हुआ? आइएगा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 4 बिंदु याद रह जाएंगे, भूलेंगे तो नहीं। आइए ध्यान से सुनना। 5वां बिंदु, अब हम इसकी अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। देखिएगा बेटा, हमने बोला ये चक्र जो है कितने दिन का है? 28 दिन का, या 29 दिन का, 28 दिन का भी हम मान के चल लेते हैं। 29 दिन का भी होता है, 28 दिन का भी होता है, आगे पीछे भी हो जाता है, और भी कम हो जाता है, और भी ज्यादा भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ये 40 दिन का भी हो जाता है, कभी कभी 30 दिन का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है किस पे? अभी बताऊंगा। अभी हमने देखा औसतन, एवरेज एक स्त्री में आर्तव चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, अब ये जो 28 दिन का जो काल जो है, ये 4 अवस्थाओं में बटा हुआ है। कौन कौन सा? देखिएगा ध्यान से सुनना। देखिए, हमने बेटा इस 28 दिन के काल को ना 4 अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहली 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग के जो 5 दिन जो होंगे इस आर्तव चक्र के, स्टार्टिंग के जो 5 दिन होंगे आर्तव चक्र के, इस अवस्था को बोला जाता है बेटा जी, याद रखना, रजोस्त्राव। ठीक है, या रजो धर्म, या सिंपल आर्तव अवस्था। अभी इंग्लिश में भी बता दूंगा, लेकिन पहले हिंदी में नाम देख लीजिए। या तो इसको हम रजोस्त्राव अवस्था बोलते हैं, या रजो धर्म अवस्था बोलते हैं, या आर्तव अवस्था बोलते हैं। सिंपल सा। कितने दिनों का? 1 से लेकर 5 तक का। फिर 6 से लेकर 13 तक का, यानी 6 7 8 9 10 11 12 13। 6 से लेकर 13 दिनों का जो अवस्था जो होती है, उस अवस्था को हम बोलते हैं, याद रखना, पुट्टिकीय अवस्था, या इसका एक और नाम निर्माणकारी अवस्था। यानी हम 2 नाम देते हैं यहां पर इसको, या तो पुटकी अवस्था बोल दीजिए या निर्माणकारी अवस्था बोल दीजिए। ठीक है, कितने दिनों का था? 6 से लेकर 13 तक का। ठीक है, फिर जो 14th जो होता है, यानी ये जो 28 दिन का जो मध्य दिन होएगा, यानी 14th हो गया ना, सोचिए 28 दिनों का मध्य दिन कौन सा? वो 14th हो गया। ये जो दिन जो होता है, इस अवस्था को, जो 14th डे वाले दिन होती है, इसको हम, तीसरी जो अवस्था होती है, इसको हम बोलते हैं, याद रखना, अंडोत्सर्ग अवस्था।
क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग अवस्था। ठीक है, फिर 15 से लेकर 28 तक, अगर 29 का है तो 29 तक, 30 का है तो 30 तक, 40 का है तो 40 तक, यानी जितने भी दिन तक चल रहा है। हम औसतन देखते हैं कितने दिन तक, 28 दिन तक चलता है। ठीक है, तो 15 से लेकर 28 तक का जो समय जो होएगा आर्तव अवस्था का, वो अवस्था क्या कहलाती है बेटा जी, ये आखिरी चौथी जो अवस्था होती है, इसको हम बोलते हैं, याद रखना, ल्यूटियल, या इसका एक और नाम ध्यान से सुनना, स्त्रावी अवस्था। ठीक है, या तो ल्यूटियल अवस्था बोल दीजिए, या स्त्रावी अवस्था बोल दीजिए। इसको हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था, इसको हमने बोला ल्यूटियल या स्त्रावी अवस्था। ठीक है, 6 से 13 तक जो चली थी उसको हमने बोला या तो निर्माणकारी, 13 तक जो चली थी उसको हमने बोला या तो निर्माणकारी अवस्था या पुटकी अवस्था, और स्टार्टिंग में जो अवस्था थी उसको हमने बोला या तो रजोधर्म अवस्था, या रजो स्त्राव अवस्था, या आर्तव अवस्था। इस तरीके से टोटल 4 अवस्थाओं में हमने बांटा है किसको बेटा जी, इस आर्तव चक्र को। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पर ये अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कौन सी अवस्था पढ़ेंगे, फर्स्ट, कौन सी, रजो स्त्राव अवस्था या सिंपल आर्तव अवस्था। अच्छा, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा जी। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा फॉलिक्यूलर फेज। क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, अंडोत्सर्ग अवस्था को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। फेज का मतलब होती है अवस्था। ठीक है, और ल्यूटियल को हम ल्यूटियल ही बोलते हैं। ठीक है, और स्त्रावी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिक्रीटरी, या तो ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये इंग्लिश में नाम भी बता दिए मैंने। अब हम यहाँ पर सबसे पहली अवस्था देखने वाले हैं, ये वाली। ठीक है, आइए सबसे पहली अवस्था पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये जो अवस्था जो थी ये चक्र के रूप में ना, अब जरा सोचिए, 28 तक हो गया, फिर वापस से ये चलेगा, फिर वापस से ये चलेगा, फिर वापस से ये चलेगा, यानी ये चक्र चलता रहेगा। तो ये जो डायग्राम था ना ये वाला, देखिए दिख रहा है 28 दिन का, दिख रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ और 28 तक चला, फिर 1 से स्टार्ट हुआ 28 तक चला, फिर 1 से स्टार्ट हुआ 28 तक चला। तो इस तरीके से ये चक्र जो होता है ये चलता रहता है। अब सबसे पहली अवस्था पढ़ने वाले हैं कौन सी बेटा जी, रजो स्त्राव अवस्था या सिंपल आर्तव अवस्था। आइए, मैं अभी एक ही नाम दे रहा हूं, मैंने बाकी नाम आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहली हम कौन सी अवस्था पढ़ने वाले हैं, आर्तव अवस्था। अब बेटा इस अवस्था में क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। आपको याद तो होगा ना, मादा जनन तंत्र तो याद है ना, ठीक है, एक दिखा रहा हूं इधर से। ठीक है, अभी एक समझना, देखिएगा, एक आर्तव चक्र में ध्यान से सुनना, इस आर्तव चक्र में ध्यान से सुनिएगा, ये जो अंडाशय जो होता है इससे निकलता है क्या, बताएं जरा जल्दी से, क्या निकला था, अंडाणु निकला था कि द्वितीय अंडक निकला था, याद करिए, बताया था ना आपको, क्या निकला था, द्वितीय अंडक, जो यहां पर आया और यहां आकर बैठ गया था। कौन से क्षेत्र में, याद करिएगा, तुम्बिका क्षेत्र में। कौन आकर बैठ गया बेटा जी यहां पर, ये द्वितीय अंडक। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे। अब ध्यान से देखना, आपको ये गर्भाशय याद आ रहा है, इस गर्भाशय की 3 स्तर याद आ रही है, भूले तो नहीं है। सबसे अंदर वाली स्तर का नाम क्या था, अंतः गर्भाशय भित्ति। सबसे अंदर वाली जो स्तर थी उसका नाम क्या था, अंतः गर्भाशय भित्ति थी ना, कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का ना। चले अब देखिएगा आर्तव अवस्था में क्या होने वाला है, समझना इस चीज को बेटा, समझना, ध्यान से सुनना बेटा जी।
अगर आपको याद आ रहा हो, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, मैंने आपको एक हार्मोन बताया था प्रोजेस्टेरॉन। क्या बताया था? प्रोजेस्टेरॉन। याद आ रहा है? ये प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान से सुनना, ये प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता था? इस अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए रखना। किसको बनाए रखना? अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए रखना। याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? पक्का ना? अब आप मुझे बताएं, ध्यान से सोच समझ कर सुनिएगा, ध्यान से सुनना। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता है? अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए रखना। याद करिए, बताया था एक दिन, याद आ रहा है? मजदूर और इसकी कुछ कहानी बताई थी। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य था अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए रखना, और एस्ट्रोजन का कार्य था उसको बनाना। यानी अगर टूट जाए तो बनाने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन, है ना? और बनने के बाद उसको मेंटेन, बनाए कौन रखता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। अब देखिए, मैंने यहां पर बोला ये द्वितीय अंडक यहां पर बैठा हुआ था, ये वेट कर रहा है किसका? शुक्राणु का। शुक्राणु आएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, निषेचन होएगा। अगर नहीं आएगा तो क्या होएगा? जरा सोचिए, नष्ट हो जाएगा ये। अब जब ये नष्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो इसके जो कण बचेंगे, किसके? ये द्वितीय अंडक के। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? ये द्वितीय अंडक यहां पर वेट कर रहा है किसका? शुक्राणुओं का। शुक्राणु आएंगे तो निषेचन होएगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आए, सोचिए, संभोग नहीं हुआ, ठीक है, शुक्राणु नहीं आए, वीर्य सेचन नहीं हुआ, वीर्य नहीं आया, शुक्राणु नहीं आए, तब क्या होगा? तो ये द्वितीय अंडक यहां पर नष्ट हो जाएगा। 24 घंटे के लिए वेट करता है। कॉपी में जल्दी से लिख लेना, कितने घंटे के लिए वेट करता है ये? कि भैया ये बोल रहा है कि 24 घंटे में शुक्राणु आ जाओ, निषेचन कर लो, नहीं तो मैं खत्म, खल्लास। ठीक है, तो ये द्वितीय अंडक कितनी देर के लिए वेट कर रहा है? 24 घंटे के लिए वेट कर रहा है किसका? शुक्राणु का। अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो बेटा ये नष्ट हो जाएगा, और नष्ट हो जाएगा तो इसके जो ये कण है, जो ये नष्ट हो जाएगा तो इसके छोटे छोटे कण जो टूट जाएंगे, वो धीरे धीरे सरकते सरकते यहां आ जाएंगे। आगे अब ये जो नष्ट हुआ, ध्यान से सुनने, जो नष्ट हो गया है द्वितीय अंडक, ठीक है, इसके जो अवशेष होंगे, इसके जो कण जो होंगे, जो नष्ट हो गए, उनको शरीर से निकालना है। अब सब कैसे निकलेगा? तो ध्यान से सुनना, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर हो जाएगा एकदम से धड़म कम। ठीक है, अब साहब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कैसे कम हो जाएगा? ध्यान से सुनना बेटा। आपको याद आ रहा है प्रोजेस्टेरॉन किसने निकलवाया था? बुद्धि का इस्तेमाल करें, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, याद करिए। प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकला था, किसने निकलवाया था? कॉर्पस ल्यूटियम। याद आ रहा है? याद आ रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम, ये भूल गए हैं? याद आ रहा है ना? वो कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच ने प्रेरित किया था, यानी प्रोजेस्टेरॉन निकालने के लिए कौन उत्तरदायी था? एलएच था ना। और एस्ट्रोजन निकलवाने के लिए कौन उत्तरदायी था? एफएसएच। याद आ रहा है? ग्राफियन पुट्टिका को इसने प्रेरित किया था एस्ट्रोजन निकालने के लिए, और कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच ने प्रेरित किया था प्रोजेस्टेरॉन निकालने के लिए। बेटा जी अब जरा सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं। ये जो इसके अवशेष है, ये जो कण है, ये जो डीजनरेट हो गया है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डीजनरेट, यानी नष्ट हो गया है। कौन? द्वितीय अंडक। क्यों? क्योंकि शुक्राणु आए नहीं है। तो ये जो नष्ट हुआ, जो नष्ट हो गया है, कौन? द्वितीय अंडक, इसे शरीर से त्यागना पड़ेगा। भगवान की लीला देखिए क्या, कि भैया यहां पर ये जो नष्ट हो गए, ये शरीर से बाहर कैसे निकलेगा? इसके जो ये अवशेष होंगे, ये शरीर से बाहर कैसे निकलेंगे? तो क्या हुआ कि धड़ाम से इस अवस्था में एलएच तथा एफएसएच का स्तर एकदम से कम हो गया, और मुख्य रूप से एलएच का, मुख्य रूप से एलएच का स्तर क्या हो गया है? कम हो गया। अब दिमाग लगाए, एलएच का स्तर एकदम से कम हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर भी एकदम से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एफएसएच का भी होएगा, लेकिन मेन कौन था? एलएच था। एफएसएच का भी होएगा, एस्ट्रोजन का भी हो जाएगा। सीधी सी बात है, सुनिए, देखिए इन दोनों का स्तर एकदम से कम हो जाएगा, मुख्य रूप से एलएच का। तो सीधी सी बात है, ये हार्मोन नहीं निकलेंगे और ये हार्मोन नहीं निकलेंगे। मुख्य रूप से कौन सा? ये वाला। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से कौन कम हुआ? एलएच। तो मुख्य रूप से मेनली ये एलएच अगर कम हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर एकदम से कम हो जाएगा। जरा सोचिए, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था? इस अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए रख रहा था। जब प्रोजेस्टेरॉन एकदम से कम हो जाएगा
तो अंतःगर्भाशय भित्ति बनी रहेगी कि टूट जाएगी? आप बोलेंगे सर अंतःगर्भाशय भित्ति अंतःगर्भाशय भित्ति क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अब याद करिए, हमने अंतःगर्भाशय भित्ति जब पढ़ी थी तो हमने बोला था अंतःगर्भाशय भित्ति बहुत इस अंतःगर्भाशय भित्ति को बनाए रख रहा था। जब प्रोजेस्टेरोन एकदम से कम हो जाएगा तो अंतःगर्भाशय भित्ति बनी रहेगी कि टूट जाएगी? आप बोलेंगे सर अंतःगर्भाशय भित्ति अंतःगर्भाशय भित्ति क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अब याद करिए, हमने अंतःगर्भाशय भित्ति जब पढ़ी थी तो हमने बोला था अंतःगर्भाशय भित्ति बहुत संवहनीय होती है, इसके अंदर रक्त होता है, रक्त नलिकाएं होती है। ठीक है, अब आप जरा सोचिए अंतःगर्भाशय भित्ति जब इस तरीके से टूट जाएगी, ये सिर्फ समझाने के लिए, दिखाने के लिए, पहले ऐसी मिल रही थी अब कैसी हो गई? ऐसी हो गई, समझने के लिए। कहीं बोलो सर यहां से नहीं तोड़ी और यहां से तोड़ दिया, भैया समझाने के लिए कि पहले ऐसी मिल रही थी, बनी हुई थी। अब जैसे ही इन दोनों हार्मोन का स्तर एकदम से कम हुआ, मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का स्तर अगर कम हो गया तो अंतःगर्भाशय भित्ति टूट जाएगी। और अगर टूटेगी तो सोचिए यहां से रक्त निकलेगा, यहां क्या भर जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां पर रक्त भर जाएगा। भर गया रक्त, मतलब ऐसा नहीं बहुत सारा रक्त, कहने वाली बात है कि यहां पर क्या आएगा? रक्त आएगा। तो जरा सोचिए अंतःगर्भाशय भित्ति जब टूटेगी तो रक्त आएगा, ब्लड आएगा, और उस ब्लड में, उस रक्त में जरा सोचिए क्या टूटी हुई अंतःगर्भाशय भित्ति के ऊतक होंगे या नहीं होंगे? सोचो, ये जो टूटा हुआ भाग है वो नहीं होगा? सोचिए ये टूटी है तो इसके जो टूटा हुआ भाग है वो भी तो यहां पर आएगा, इस रक्त में ऐड हो जाएगा ना। क्या टूटा हुआ अंतःगर्भाशय भित्ति का ऊतक होगा ना? छोटे छोटे ऊतक होंगे, छोटे छोटे, जो यहां से टूटा है ना भाई, यहां पर गिरेंगे, यहां पर आ जाएंगे। और क्या होगा जरा सोचिए, ये नष्ट जो हो गया है कौन? द्वितीय अंडक। नष्ट का मतलब बेटा समझ रहे हैं यहां पर क्या? कि इसने निषेचन की क्षमता खो दी है, यानी अब ये निषेचन नहीं कर सकता। 24 घंटे के लिए वेट कर रहा था, जब नहीं आएंगे शुक्राणु तो निषेचन की क्षमता खत्म हो गई है। अब ये क्या कहलाएगा कि ये एक तरीके से कार्य की रूप से, यानी अब ये क्रियाशील नहीं है। ठीक है, तो अक्रिय, क्या वर्ड बोला मैंने? अक्रिय या अक्रियाशील द्वितीय अंडक जब कोई कार्य का नहीं है, अब ये भी सरकते हुए यहां पर आ गया। अब जरा सोचिए ये तीन चीज क्या क्या? एक तो नष्ट द्वितीय अंडक या अक्रियाशील द्वितीय अंडक या उसके अवशेष, प्लस जो अंतःगर्भाशय भित्ति तोड़ी थी उसके ऊतक। जब अंतःगर्भाशय भित्ति तोड़ी तो क्या निकला? रक्त। ये तीनों चीजें मिलकर कहलाती हैं रजोस्त्राव, मेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा इनको? रजोस्त्राव यानी मेंसेस। अब जरा सोचिए, एक मादा की योनि से अब ये सारी चीजें योनि भाग से बाहर आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? तो एक तरीके से हम बोलेंगे ना, ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी? रक्त निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? किससे? एक मादा से। तो सीधी सी बात है, इस अवस्था में एक मादा के शरीर से रक्त निकल रहा है और उस रक्त में ये सारी चीजें मिल रही हैं। टनाटन टन। क्लियर है? अब आप में से कईयों का प्रश्न होगा कि सर ये क्यों हुआ? तो मेरे भाई समझा दिया मैंने आपको, ये इसलिए हुआ था ताकि ये जो यहां पर अक्रिय था, अक्रियाशील था, ये शरीर से बाहर निकल जाए। ठीक है, चलें आगे। अब इसके बाद सेकंड अवस्था कौन सी आ रही? जरा सोचिए, ये वाली। ठीक है, अब जरा सोचिए, इस अवस्था का नाम जरा सोचिए, क्या नाम है? निर्माणकारी। क्या नाम है? निर्माणकारी। और पुटकी। अब यहां पर दो चीजें समझने की है, ध्यान से सुनना। दूसरी अवस्था पढ़ने वाले हैं कौन सी बेटा?
या तो क्या नाम दिया था हमने, पुट्टिकीय, या क्या नाम दिया, निर्माणकारी। अब देखिए यहां पर ना दो चीजें होने वाली हैं इस अवस्था में, इसलिए दो नाम पड़े हैं, इसलिए इस अवस्था के दो नाम पड़ गए, पुट्टिकीय और निर्माणकारी। ठीक है, अब बेटा आप मुझे बताएं इस हार्मोन का नाम क्या था, एफएसएच का। बता चुका हूं कई बार, क्या नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कई दफा बता चुका हूं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में बोलते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं ये एफएसएच का सर इससे पहले वाली अवस्था में तो कम हो गया था ना, अब इस अवस्था में बढ़ जाएगा। क्या हो गया, स्तर बढ़ गया। अब आप बोलेंगे स्तर अगर बढ़ गया तो क्या होगा, आपको याद आ रहा है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये एफएसएच क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये अंडाशय में, याद करिए अंडाशय में बहुत सारी प्राथमिक पुट्टिकाएं थी, भूले तो नहीं है ना, टफ पड़ जाएगा नहीं तो, ध्यान से बार बार रिवाइज किया करो। अंडाशय के अंदर बहुत सारी 60 से 80 हजार क्या थी, प्राथमिक पुट्टिकाएं थी, याद आ रहा है, भूले तो नहीं है। उन प्राथमिक पुट्टिकाओं को याद करिए द्वितीय तृतीय पुट्टिका में बदला था किसने, एफएसएच ने बदल रखा था ना। यौवन प्राप्ति तक क्या बच रही थी, यौवन प्राप्ति जब हो गई थी तो अंदर क्या थी, तृतीय पुट्टिकाएं थी ना, याद आ रही, बहुत सारी तृतीय पुट्टिकाएं थी, जिसमें से मैंने आपको बोला था एक आर्तव चक्र में, एक आर्तव चक्र में एक तृतीय पुट्टिका से किसका निर्माण होगा, ग्राफी पुट्टिका का। तो अब जरा सोचिए ये कराने के लिए कौन जिम्मेदार था, याद करिए पिछले लेक्चर में बताया भैया, भूलना मत, क्या ये एफएसएच का स्तर जब बढ़ जाएगा इस अवस्था में तो जरा सोचिए क्या होगा, ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण, ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण होगा। ठीक है, अब ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण जब हो जाएगा, ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण हो गया, याद करिए कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि तृतीय पुट्टिका किसमें बदली थी, ग्राफियन पुट्टिका में, एक बदली, एक आर्तव अवस्था में एक तृतीय पुट्टिका एक ग्राफियन पुट्टिका में बदली। ठीक है, अब इस ग्राफियन पुट्टिका को यही एफएसएच, देखिए पहला तो इसने क्या किया, इस अवस्था में जैसे ही एफएसएच का स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो अंडाशय में जो तृतीय पुट्टिका है वो ग्राफियन पुट्टिका में बदल गई। अब इसी ग्राफियन पुट्टिका को ये प्रेरित करेगा, और जब ये प्रेरित करता है तो ये बदले में क्या निकाली थी, याद करिए कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। तो जरा सोचिए एस्ट्रोजन का निर्माण हो जाएगा, किसका निर्माण हो रहा है, एस्ट्रोजन का। अब आप मुझे बताएं एस्ट्रोजन क्या करता है, क्या ये अंतःगर्भाशय भित्ति को बनवाए रखता है कि बनाता है, निर्माण करता है कि बनाए रखता है, याद करिए बताया हुआ है क्या करता है, निर्माण करता है, बनाता है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए इससे पहले वाली अवस्था में आपने अंतःगर्भाशय भित्ति को तोड़ दिया था ना, क्यों तोड़ा था ये मैंने आपको बता दिया, इसको बाहर निकालने के लिए। जब ये बाहर निकल गया ठीक है, अब वापस से बनाना नहीं पड़ेगा, किसको बनाना पड़ेगा, इस अंतःगर्भाशय भित्ति को वापस से निर्माण नहीं करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा ना। तो जरा सोचिए वो निर्माण कौन करेगा, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, अंतःगर्भाशय भित्ति का निर्माण करेगा। तो अब आप मुझे बताएं इस अवस्था को हमने दो नाम दिए थे, पहला पुट्टिकीय, क्यों दिया, क्योंकि इस अवस्था में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन पुट्टिका का, ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण कर रहा है। ठीक है, और एस्ट्रोजन निकलवा दिया। ठीक है,
दूसरा, इसको नाम दिया निर्माणकारी। निर्माणकारी यानी किसी चीज का निर्माण। जरा सोचिए किसका निर्माण कर दिया? अंतः गर्भाशय भित्ति का। यानी इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? ये जो 6 से लेकर 13 तक चली थी, इसमें हमने क्या देखा कि जो अंडाशय जो था, ये जो अंडाशय जो होएगा, अब इस अंडाशय से एक वाला, ये वाला तो हो चुका था ना, यहां से तो काम हो चुका था ना कि पहले यहां से निकला था, वेट किया, नहीं आया शुक्राणु, चलो जी खल्लास खत्म। ठीक है, अब इस वाली से, यहां से क्या निकला है? द्वितीय अंडक निकला है। नहीं, द्वितीय अंडक निकालने के लिए पहले तृतीय अंडक को या तृतीय पुट्टिका को पहले बदलना पड़ा। किसमें? ग्राफियन पुट्टिका में बदला। ग्राफियन पुट्टिका का जब निर्माण किया तो एस्ट्रोजन का निर्माण हुआ। एस्ट्रोजन ने क्या कर दिया? वापस से ये हमारी अंतः गर्भाशय भित्ति वापस से बना दी। चलो जी, अब इस अवस्था में हमारी अंतः गर्भाशय भित्ति वापस से बन चुकी है। अब आगे क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। अब जरा सोचिए, अंदर ग्राफियन पुट्टिका है ना, है ना, ये ग्राफियन पुट्टिका जो अंदर जो है, अब सोच समझकर मुझे बताना तीसरी जो अवस्था उसका नाम क्या है? सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए। अंडोत्सर्ग अवस्था 14th डे पर हो रही है, मध्य दिन पर हो रही है। तो अंडोत्सर्ग अवस्था में क्या होने वाला होगा? आप सीधा बोलेंगे सर अंडोत्सर्ग अवस्था में अंडोत्सर्ग होगा, ओव्यूलेशन होगा। और अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन का मतलब क्या था? जरा याद करिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब अंडाशय से बाहर निकलता है द्वितीय अंडक, कब निकलेगा? जब ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ना पड़ेगा। और वो तोड़ने के लिए कौन उत्तरदायी था? LH। यानी इस अवस्था में LH का स्तर बढ़ा दो। LH का स्तर बढ़ा दोगे तो ये LH ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ देगा। ग्राफियन पुट्टिका जब टूट जाएगी, सीधी सी बात है, द्वितीय अंडक अंडाशय से बाहर आ जाएगा। आ जाएगा। कौन आ गया? जरा सोचिए, इस अंडाशय से बाहर कौन आ जाएगा? द्वितीय अंडक आ जाएगा। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, इस अवस्था को हमने क्या बोला? अंडोत्सर्ग अवस्था। सिंपल। चलें आगे। कौन से दिन हुई थी बेटा जी? आपके मध्य दिन पर हो गई थी। ये लीजिए, ये तीसरी अवस्था हो गई हमारी, फटाक से, एकदम से, पता ही नहीं लगा, है ना। अब जरा सोचिए, अंडोत्सर्ग अवस्था के बाद 15 से लेकर 28 तक कौन सी चल रही है? ल्यूटियल अवस्था। आइए चौथी जल्दी से खत्म करते हैं। कौन सी? चौथी जो है ल्यूटियल अवस्था। कौन सी अवस्था है बेटा जी? ल्यूटियल अवस्था। अब साहब, ये ल्यूटियल अवस्था में क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा। आप मुझे बताएं सोच समझकर, अंडाशय था, उस अंडाशय के अंदर तृतीय पुट्टिका से हमने ग्राफियन पुट्टिका बनाई। ग्राफियन पुट्टिका को हमने तोड़ दिया, जिससे बाहर कौन आ गया था? जरा सोचिए, मुझे बताएं, बाहर कौन आ गया? द्वितीय अंडक आ गया। अब टूटी हुई क्या बच गई? आप बोलेंगे सर टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका। याद आ रही है? याद आ रही है? उन टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका को हमने किस में बदल दिया था? ये टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका क्या कहला रही थी? सोच समझकर मुझे बताएं। क्या हमने इनको पित्त पिंड बोला था या नहीं बोला था? कार्पस ल्यूटियम बोला था या नहीं बोला था? बोला था ना। क्या? कार्पस ल्यूटियम बोला था ना। कौन? टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका। जरा सोचिए ना भैया, इस अवस्था में LH ने ग्राफियन पुट्टिका तोड़ दिया, अंडोत्सर्ग हो गया। अब कौन टूट गई है? ग्राफियन पुट्टिका। वो टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका क्या कहला रही थी? कार्पस ल्यूटियम कहला रही थी ना। अब जरा सोचिए, इससे पिछले वाले स्तर में किसका स्तर बढ़ा हुआ था? या मैं बोलूंगा कि इस अवस्था से पहले वाली अवस्था में किसका स्तर बढ़ा हुआ था? LH का ना। LH ने ग्राफियन पुट्टिका को तोड़कर अंडोत्सर्ग तो करा दिया था। अब ये जो टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका जो थी, जिसको हमने बोला है कॉर्पस ल्यूटियम, इसी के ऊपर LH ने फिर से कार्य किया। याद आ रहा है? किया ना। और बदले में इन्होंने क्या निकाला? बदले में इन्होंने निकाल दिया था, याद करिए, कौन सा हार्मोन? भूलिए मत, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। क्या निकाल दिया? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब आप मुझे बताएं,
ये प्रोजेस्टेरॉन क्या कार्य करेगा? सोचिए, इससे पहले वाली अवस्था में यहां पर, मतलब अंडोत्सर्ग से पहले वाली अवस्था में यहां पर हमने क्या अंत्य गर्भाशय भित्ति को बनाया? क्यों बना रहे हैं? सोचो, क्या काम है इसको बनाया? क्यों, किस लिए बनाया है? क्योंकि बेटा जी मैं आपको बता देता हूं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो गर्भाशय है जिसके अंदर निषेचन के बाद शिशु का विकास होता है। ठीक है, और जब निषेचन हो जाता है ना, तो जो भ्रूण बनता है वो भ्रूण आकर चिपकता है किससे? अंत्य गर्भाशय भित्ति से। ठीक है, अब आप मुझे सोच समझकर मुझे बताना, अंडोत्सर्ग अवस्था में क्या निकला था? सोचिए, आप बोलेंगे सर अंडोत्सर्ग अवस्था में द्वितीय अंडक निकला था, बैठा यहां पर, हो गया अंडोत्सर्ग अवस्था, तीसरी अवस्था हो गई अंडोत्सर्ग अवस्था। यहां पर बैठा हुआ वेट कर रहा है किसका? शुक्राणु का। अगर आ जाते हैं तो निषेचन हो जाएगा, और अगर निषेचन हो गया तो भ्रूण बनेगा, और वो भ्रूण जाकर चिपकेगा किससे? अंत्य गर्भाशय भित्ति से। तो मुझे इस अंत्य गर्भाशय भित्ति को बनाए रखना है कि तोड़ना है? सोचो, बनाए रखना है। तो बनाए रखने का काम कौन करता है? आप बोलेंगे सर बनाए रखने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो बेटा इससे पहले वाली अवस्था में, अंडोत्सर्ग अवस्था में, जब आपने द्वितीय अंडक को निकाल दिया, वो तो इस हिसाब से निकला है कि शुक्राणु आएंगे, निषेचन होएगा। ठीक है, मान लो शुक्राणु अगर आ गए, निषेचन अगर हो गया, तो हमें तो प्रोजेस्टेरॉन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इस अंत्य गर्भाशय भित्ति को बनाए रखेगा। तो हमें तो इस अवस्था में, कौन सी? ल्यूटियल अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन को निकालना है, जो अंत्य गर्भाशय भित्ति को बनाए रखे, अंत्य गर्भाशय भित्ति को बनाए रखे। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये थी हमारी टोटल कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। ठीक है, अब जिनको अभी समझ में नहीं है ना, मैं वापस से रिपीट करूंगा, ध्यान से देखना बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, समझना। दो अंडाशय हैं, ठीक है, ठीक है, 2 अंडाशय, ध्यान से सुनना। यहां तक चीज समझ में आई? अब ध्यान से सुनना क्या होने वाला, मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूं चारों अवस्थाओं को एकदम। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इस अंडाशय से, ध्यान से सुनना, जो पढ़ा उसको भूल जाओ, वापस से सुनना ताकि एक बार और रिपीट हो जाए। ठीक है, ताकि चीज रिकॉल हो जाएगी। देखिए, एक फीमेल में आर्तव चक्र चल रहे हैं, जिसमें एक आर्तव, मान लो मैं मादा हूं, मैंने बोला था ना हर एग्जांपल्स के बायो के अपने ऊपर लिया, मैं एक मादा हूं, मेरे अंदर आर्तव चक्र चल रहे हैं। ध्यान से सुनना क्या होएगा इस अंडाशय में, ध्यान से सुनिएगा, इस अंडाशय में एक तृतीय पुट्टक मिल रहा था। कौन मिल रहा था? तृतीय पुट्टक मिल रहा था। ठीक है, बहुत सारे तृतीय पुट्टिकाएं मिल रही थी। ठीक है, जिसमें से एक तृतीय पुट्टिका को, ध्यान से सुनना, जिसमें से एक तृतीय पुट्टिका को हमने बदल दिया ग्राफियन पुट्टिका में। किसमें बदल दिया? ग्राफियन पुट्टिका में। अब ये करने का काम किसने किया? FSH ने कर दिया। हो गया, चलें आगे। चल, अब FSH ने जो ये ग्राफियन पुट्टिका बनाई है, ठीक है, FSH ने जो ये ग्राफियन पुट्टिका बनाई है, इसी ग्राफियन पुट्टिका से FSH क्या निकलवाएगा? एस्ट्रोजन। क्या निकलवाएगा? एस्ट्रोजन, जो यहां पर अंत्य गर्भाशय भित्ति को बना देंगे। इतनी सी बात समझ में आई?
फिर से बोलूं, ध्यान से सुनना। ये अंडाशय, इसके अंदर बहुत सारी तृतीय पुट्टिका है, तृतीय पुट्टिका से एक आर्तव चक्र बना देंगे। इतनी सी बात समझ में आई? फिर से बोलूं, ध्यान से सुनना। ये अंडाशय, इसके अंदर बहुत सारी तृतीय पुट्टिका है, तृतीय पुट्टिका से एक आर्तव चक्र में एक ग्राफियन पुट्टिका बनी और उसी ग्राफियन पुट्टिका को इस एफएसएच ने प्रेरित करके क्या बनवाया? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने यहां पर जो अंतःगर्भाशय भित्ति है उसका वापस से निर्माण कर दिया। ठीक है, अब क्या होएगा? ये पहली इस तरीके से ये बीच में चल रहे हैं, आर्तव चक्र के बीच में चल रहे हैं। फिर क्या हुआ? ध्यान से सुन। फिर आया साहब LH। कौन आया? LH। LH ने इस ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ा। ग्राफियन पुट्टिका जब टूटेगी तो बाहर आ जाएगा क्या? द्वितीय अंडक, यानी अंडोत्सर्ग हो गया। क्या हो गया? अंडोत्सर्ग हो गया। अंडोत्सर्ग जब हो जाएगा तो यहां पर आकर बैठ गया कौन? द्वितीय अंडक। ठीक है, नेक्स्ट। अब यही LH जिसने अंडोत्सर्ग करा दिया, अब यही LH जो अंदर टूट गई थी ग्राफियन पुट्टिका, यही LH टूटी ग्राफियन पुट्टिका यानी कॉर्पस ल्यूटियम यानी पीतपिंड से क्या निकलवा रहा है? प्रोजेस्टेरोन। क्या निकलवाया? प्रोजेस्टेरोन। और वो प्रोजेस्टेरोन इस अंतःगर्भाशय भित्ति को बनाए रख रहा है। क्यों बनाए रख रहा है? कि अगर शुक्राणु आ गए, निषेचन हो जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, वो भ्रूण आकर चिपकेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमने बोला अगर निषेचन हो गया, ध्यान से सुनना, अगर निषेचन हो गया है ना, तो युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, वो भ्रूण आकर चिपक जाएगा किससे? अंतःगर्भाशय भित्ति से। दंडन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये जो है ये 24 घंटे तक वेट करता है शुक्राणु के। अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये नष्ट हो जाएगा। इसके जो अवशेष है सरकते सरकते यहां पर आ गए हैं, टूटे हुए कण। अब इन टूटे हुए कणों को निकालना है शरीर से बाहर, तो फिर क्या हुआ साहब? फिर वापस से LH और FSH का स्तर कम हो गया। LH और FSH दोनों का स्तर कम हो जाएगा। इट मींस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर भी कम हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन का स्तर अगर कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था? इसको बनाए रख रहा था। प्रोजेस्टेरोन का मुख्य रूप से अगर कम हो जाएगा तो ये टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। कौन? LH और FSH के कम होने से प्रोजेस्टेरोन मुख्य रूप से कम हो जाएगा, जिससे अंतःगर्भाशय भित्ति टूट जाएगी। और वो अगर टूट जाएगी तो स्त्राव होएगा, ब्लीडिंग होएगी, बताया था। यानी क्या होएगा? रजो स्त्राव होगा, टूट जाएगी, हो गई, टूट गई। चले आगे। अब फिर वापस से चक्र चालू होएगा, फिर FSH बढ़ेगा, फिर ये FSH अंदर एक तृतीय पुट्टिका को किसमें बदलेगा? ग्राफियन पुट्टिका। ग्राफियन पुट्टिका से क्या निकलवाएगा? एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन फिर इस वापस से क्या करेगी? निर्माण करेगी। फिर निर्माण करने के बाद फिर वापस से LH जो है, जो ग्राफियन पुट्टिका बनी थी, LH उस ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ेगा, फिर अंडोत्सर्ग होएगा, फिर द्वितीय अंडक निकलेगा, फिर लेकिन इस बार इधर से होएगा। याद रखना, एकांतरित रूप से होता है। एक बार एक आर्तव चक्र में यहां से निकलता है तो दूसरे आर्तव चक्र में यहां से निकलता है, फिर यहां से, ये भी जरूर याद रखना। ठीक है, फिर वापस से LH बढ़ा, उसने अंडोत्सर्ग कराया, द्वितीय अंडक यहां पर बैठा, ग्राफियन पुट्टिका टूट गई थी, ग्राफियन पुट्टिका टूटी हुई को हमने कॉर्पस ल्यूटियम बोला। ये LH कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलवाएगा? प्रोजेस्टेरोन, जो इसको बनाए रखेगा। क्यों बनाए रखेगा? हो सकता है निषेचन हो जाए, निषेचन हो जाएगा तो सीधी सी बात है यहां पर कहीं ना कहीं भ्रूण आकर चिपक जाएगा। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ तो इस द्वितीय अंडक को, जो अनिषेचित द्वितीय अंडक है, ये टूट जाएगा। इसके अवशेष को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए फिर LH FSH को कम करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, ये टूट जाएगी तो रजस्त्राव हो जाएगा। रजस्त्राव होने के बाद फिर वापस से
FSH बढ़ेगा, फिर FSH अब यहां पर बढ़ेगा, अब यहां हो गया था, अब यहां पर फिर FSH बढ़ेगा, FSH बढ़ेगा, तृतीय पुट्टिका ग्राफीन पुट्टिका में बदलेगा, ग्राफीन पुट्टिका से एस्ट्रोजन निकालेगा, एस्ट्रोजन वापस से निर्माण कर देगा, फिर जब ग्राफीन पुट्टिका बन जाएगी तो फिर LH ग्राफीन पुट्टिका को तोड़ेगा, फिर अंडोत्सर्ग होएगा, फिर द्वितीय अंडक। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। तो ये थी बेटा जी 4 अवस्थाएं जो आपको बतानी जरूरी थी। ये था आर्तव चक्र, इसको वापस से दोहराइएगा, वापस से पढ़िएगा, ठीक है। खुद भी अपनी बुक्स को उठाकर देखें, जो मैंने बताया है उसको गौर से सुना करें, ठीक है। और जब ये लेक्चर खत्म हो जाए ना तो इस लेक्चर को वापस से सुने। अब आपने क्या करना है, आपने लेक्चर सुना, हो सकता है आपको 50% समझ में आया हो, है ना। अब आप क्या करेंगे, बुक्स उठाएंगे, उन बुक्स को खोलेंगे, खोलने के बाद उसको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो 5-10% और समझ में आएगा, हो सकता है कईयों को ज्यादा समझ में आ गया। फिर वापस से इस लेक्चर को सुनना, फिर वापस से पढ़ना। तो इस तरीके से बेटा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर किसी को एक ही बारी में समझ में आ रहा है, अरे वाह बल्ले बल्ले जेब बात। जिसको थोड़ा सा कम समझ में आया वो खुद मेहनत करे, बार बार चीजों को सुने, बार बार पढ़े, बार बार बुक्स उठाए, है ना। तो घुसना तो आपको पड़ेगा, सीधी सी बात है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। कुछ भी कर लीजिए, आगे अगर बढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बेटा जी आर्तव चक्र। इस तरीके से मादाओं के अंदर ये आर्तव चक्र चलता रहता है। अब आखिरी बिंदु जो बताने वाली चीज है वो ये, आप जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा बेटा जी, ध्यान से सुनना और सोच समझकर मुझे एक चीज बताइएगा, एक आखिरी चीज, ध्यान से सुनना। एक मादा में ये आर्तव चक्र कब तक चलता है, कब तक? तो याद रखना, लगभग मानव मादाओं में 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये चक्र चलता है। 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये चक्र चलता है, ठीक है। याद रखना, ये जो चक्र है ना, कौन सा, आर्तव चक्र जो है बेटा, ये यहां पर एक और बिंदु लिख देता हूं, 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये चलता है, ठीक है, और फिर बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो इस परिस्थिति को बोलते हैं रजोनी वृत्ति। मेनोपॉज। कईयों को पता होगा, जिनको नहीं पता है याद रखना कि आर्तव चक्र पूरी जिंदगी भर चलता है, नहीं, 45 से 50 वर्ष की आयु तक ही चलता है। कईयों में थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, 55 भी हो जाता है, लेकिन हम औसतन जब देखते हैं तो 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये आर्तव चक्र चलता है और फिर बंद हो जाता है। जब बंद होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रजोनी वृत्ति, मेनोपॉज, ठीक है। अब आपका प्रश्न होगा कि सर बंद क्यों हो गया, होगा ना। मैं आपसे एक चीज बोलने वाला हूं, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अंदर क्या थी, तृतीय पुट्टिकाएं थी, हजारों की संख्या में थी, जिसमें से, ध्यान से सुनना, जिसमें से एक अंडाशय में केवल पूरे जिंदगी भर लगभग 250 तृतीय पुट्टिका से ग्राफियन पुट्टिका बनती है। हजारों की संख्या में थी आपकी क्या, तृतीय पुट्टिका। बोला था ना 60 से 80 हजार क्या है, तृतीय पुट्टिका है। प्रत्येक आर्तव चक्र में, ध्यान से सुनना, प्रत्येक आर्तव चक्र में इन हजारों में से केवल एक बन रही थी, ठीक है, एक बन रही थी ना। तो जरा सोचिए, हजारों की संख्या में केवल 250 ग्राफियन पुट्टिकाएं बनी है एक अंडाशय में। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, एक अंडाशय में 250 ग्राफियन पुट्टिका बनी तो दोनों अंडाशयों में कितनी बनी, 500 बनी ना। अब थोड़ा सा सोचिए, जल्दी से सोचिए, दिमाग लगाएं फटाफट। टोटल 500 ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण हुआ पूरे जीवन भर, 500 हुआ ना। अब आप मुझे बताएं, एक आर्तव चक्र कितने महीने का था, एक आर्तव चक्र कितने दिन का था, 28 दिन का। हम एक महीना मान के चल रहे हैं, 28, 29, 1, 30,
एक महीना। एक साल में अगर 12 महीने हैं तो हम ये बोल सकते हैं एक साल में लगभग कितने आर्तव चक्र हुए? 12। एक वर्ष में लगभग 12 आर्तव चक्र हुए हैं, है ना। एक चक्र में एक ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण हुआ तो एक वर्ष में 12। तो अब आप मुझे बताएं कि लड़की में आर्तव चक्र कब चालू हुए थे? 10 वर्ष से चालू हुए थे और हम बोल रहे हैं लगभग कब तक चल रहे हैं? 50 वर्ष तक, यानी लगभग 40 वर्षों तक चल रहे हैं। एक वर्ष में अगर 12 आर्तव चक्र हो रहे हैं, यानी एक वर्ष में 12 ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण हो रहा है, तो 40 वर्ष में कितना होएगा? 40 इंटू 12 लगभग कितना हो गया? 480। मैंने यही तो बताया, लगभग कितनी बन रही है? एवरेज, औसतन कितनी बन रही है? 500 ना। तो सीधा सीधा आंसर आया कि नहीं आया? क्या कि एक अंडाशय में जो हजारों तृतीय पुट्टिका थी, उनमें से हजारों में से पूरे जिंदगी भर 250 ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण होता है एक अंडाशय में, तो दूसरे में भी लगभग 250 का, तो टोटल 500 का। तो जरा सोचिए 50 वर्ष की आयु के बाद ये जितनी भी जो तृतीय पुट्टिका है सारी की सारी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये क्या होती रहती है? नष्ट होती रहती है। जरा खुद सोचिए ना, हजारों की संख्याओं में से इतनी बन रही है 250, बाकी कहां गई? नष्ट हो रही है। तो याद आ रहा है उनको हमने जीर्ण पुट्टिका बोला था या नहीं बोला था? समझ में आया? तो ये चीज याद रखना कि ये मेनोपॉज जो था, ये आर्तव चक्र बंद क्यों हो रहे थे? क्योंकि सीधी सी बात है, केवल इतनी ही ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण एक अंडाशय में हो रहा है पूरे जीवन भर। एक अंडाशय में, दूसरे में भी लगभग इतनी का ही निर्माण हो रहा है। जब इतनी बनेगी बस, तो उसके बाद बचेंगी ही नहीं और ग्राफियन पुट्टिका बनेगी नहीं। जब और ग्राफियन पुट्टिका बनेगी नहीं तो खत्म, आर्तव चक्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो ये था बेटा जी आज का क्या? आर्तव चक्र। ये आज हम लोगों ने पढ़ा है, सारा मैंने रिवाइज करा दिया है। अब समय हो रहा है किस चीज का? क्विज का। तो रेडी हो जाइए, आज प्रश्नों की बौछार लेकर आया हूं, कई सारे प्रश्न हैं, रेडी हो जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। मानव अंडाशय चक्र के 28 दिन में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? सोचिए, ये जो आर्तव चक्र था इसमें अंडोत्सर्ग कौन से दिन पर हो रहा था? पहला ऑप्शन चक्र के 5वें दिन पर, दूसरा चक्र के पहले दिन पर, तीसरा ऑप्शन चक्र के 14वें दिन पर, चौथा ऑप्शन चक्र के 28वें दिन पर। सोचिए कब हुआ था अंडोत्सर्ग? दूसरा प्रश्न बेटा, किस प्रकार के हार्मोन आर्तव चक्र को नियंत्रित करते हैं? इनमें से कौन से हार्मोन है जो आर्तव चक्र को नियंत्रित कर रहे हैं? पहला LH, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा FSH, चौथा FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। सोचिए कौन से हार्मोन थे जो आर्तव चक्र को नियंत्रित कर रहे थे? तीसरा प्रश्न बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम किसमें बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम कहां बनता है? या कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनता है? कौन बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम? स्ट्रोमा कोशिका, दूसरा मीजोवेरियम कोशिका, तीसरा पुट्टिका कोशिका, चौथा जर्मिनल कोशिका। कौन सी कोशिकाएं थी जो कॉर्पस ल्यूटियम बना रही थी? चलिए चौथा प्रश्न बेटा, 100 प्राथमिक अंडक से कितने अंडाणु बनते हैं? 100 प्राथमिक अंडक से कितने अंडाणु बनते हैं? पहला ऑप्शन 100, दूसरा 200, तीसरा 300, चौथा 400। इसके लिए मैं समय दे रहा हूं, आराम से तसल्ली से करिए अपनी कॉपी में। 100 प्राथमिक अंडक से कितने अंडाणु बनेंगे? चलिए आई होप हो गया होगा। आइए समय हुआ समाप्त, डिस्कस करते हैं बेटा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था कि मानव अंडाशय चक्र के 28 दिन का जो होता है आर्तव चक्र, उस दिन उसमें से अंडोत्सर्ग कब हुआ था? तो सीधी सी बात है, मध्य दिन पर हुआ था, यानी 14वें दिन पर हुआ था। अंडोत्सर्ग अवस्था हुई थी मध्य दिन पर। आंसर इज थर्ड सी। नेक्स्ट, किस प्रकार के हार्मोन आर्तव चक्र को नियंत्रित कर रहे हैं? भैया सारे के सारे हार्मोन, LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सारे सम्मिलित हैं या नहीं है? बिल्कुल सारे के सारे सम्मिलित हैं। किसमें? ये
आर्तव चक्र में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, आर्तव चक्र में, पूरे आर्तव चक्र में। ठीक है, अवस्था नहीं पूछा, आर्तव चक्र में। नेक्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम किससे बना था? आप जरा सोचिए, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कब बना था? जब ग्राफियन पुट्टिका टूटी थी या नहीं टूटी थी? तो पुट्टिका कोशिकाएं तो थी जो आगे चलकर, ग्राफियन पुट्टिका की पुट्टिका कोशिकाएं तो थी जो आगे चलकर वो टूटी हुई पुट्टिकाएं तो क्या कहला रही थी? कॉर्पस ल्यूटियम। करेक्ट आंसर थर्ड। सही जा रहे हो ना? नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 100 प्राथमिक अंडक से कितने अंडाणु बनेंगे? अब जरा सोचिए, ये एक प्राथमिक अंडक था, एक प्राथमिक अंडक था। इस एक प्राथमिक अंडक में जब अर्धसूत्री प्रथम हुआ था, अर्धसूत्री प्रथम हुआ था, तो एक बड़ी थी और एक छोटी कोशिका थी। ये कौन था? प्राथमिक अंडक। ये क्या बना था? द्वितीय अंडक। और द्वितीय अंडक, और ये क्या थी? प्रथम ध्रुवीय पिंड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था? ये तो खत्म हो गया था। इसमें क्या हुआ था? अर्धसूत्री सेकंड हुआ। ये क्या बना था? अंडाणु। और ये क्या था? द्वितीय ध्रुवीय पिंड। अब आप मुझे बताएं, एक प्राथमिक अंडक से एक अंडाणु बन रहा है, तो 100 प्राथमिक अंडक से 100 अंडाणु बनेंगे या नहीं बनेंगे? सिंपल, कितने बनेंगे? 100 अंडाणु बनेंगे। खत्म, सिंपल सी बात थी। ये था बेटा जी आपका आज का क्विज। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जरूर इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न जरूर हल करा करें। ये है आज का होमवर्क, सिंपल से बेटा जी आपके 3 प्रश्न हैं, जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा क्या? निषेचन। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, टाटा बाय बाय।